कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आई जहां पर आपको लगा कि यार अब नहीं बच पाऊंगा? अमृतसर से दुबई जा रहे थे पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई करते हुए। मेरे को तो ऐसा था कि इंडिया कैसे भी वापस आ जाए, तो मेरे को तो बहुत डर लगा था उस टाइम पे। पसीने आ गए थे, इंजन में फायर लग गई, इंजन सेपरेट हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा था इससे। तो मैं बोला चल कूद जाओ, 200 लोगों की जान आपके हाथ में है। पायलट्स के पूछते हैं कि आपको लाइफ में दोबारा मौका मिले तो आप क्या बनना चाहोगे, तो मेरे से तो कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूँ मैं तो दोबारा फिर से पायलट ही बनना चाहूँगा। आई लव माई जॉब। श्रीमती और श्रीमान, विमान कक्ष आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए स्पाइसजेट ने भेजे हैं 2 विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान और दूसरा नीलेश मेरा सह कप्तान। देवियों सज्जनों, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब न्यूज़ 18 इंडिया की उड़ान भरने के लिए हम तैयार हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पायलट यानी कि पोएटिक पायलट मोहित, जो इस पूरे सफ़र में हमें अपने पोएटिक सफ़र का पूरा जो अभी तक ब्यौरा है वो हमें बताएंगे और बताएंगे कि इनका सफ़र फ्लाइट उड़ाने का और हवा में कविताओं को पढ़ने का कैसा रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शो में। कैसा रहा ये सफ़र? थैंक यू सो मच। सफ़र खैर बहुत ही बढ़िया रहा है हमेशा, जब से शुरू किया है पोएटिक पायलट या फिर पोएट्री का सफ़र जब से स्टार्ट हुआ है। तो पोएट्री तो कम से कम मैं 3 से 4 साल से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बचपन से शौक रहा हो। पढ़ा यार दोस्तों में बैठ के हमेशा, कई बार नहीं होता शाम को खाने पीने में बैठे होते हैं तो कहीं थोड़ी वो शेर व शायरी शुरू हो जाती है। वहाँ से कभी दौर शुरू हुआ था, फिर वो फ्लाइट तक आ गया। लिखने का शौक बचपन से था आपको? लिखने का शौक भी नहीं था बचपन से मैं कहूँगा, बट हाँ हिंदी का शौक था कि हिंदी हमेशा से अच्छी थी। कि इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी कभी भी। इंग्लिश सीखी, इंग्लिश हमेशा ऐसा होता था कि भाई इंग्लिश बोलनी भी है तो पहले हिंदी में सेंटेंस सोचना है, कन्वर्ट करना है टेंस लगा के और फिर इंग्लिश में बात करनी है। तो वो था हमेशा से, लेकिन हिंदी हमेशा जो स्ट्रांग थी तो हमेशा इंग्लिश के पीछे भागे और फिर इवेंचुअली पता लगा कि हिंदी ही तो लैंग्वेज है हमारी, तो फिर उसी में लिखना शुरू किया गया। ये थॉट कहाँ से आया कि आपको कविताएं करनी है, वो भी अनाउंसमेंट में? मतलब ऑब्वियसली इट्स अ रिस्क, क्योंकि अभी तक हमने जितनी पायलट की आवाज़ें सुनी हैं जो वो अनाउंसमेंट होती है वो अपने में ही ऐसे लगता है कि कुछ कुछ बोले जा रहे हैं जो आम जनता की या आम पैसेंजर की समझ से थोड़ी बाहर होती है। इसी रीज़न की वजह से तो कि मैं कई बार देखा था कि मैं खुद भी पैसेंजर ट्रैवल करता हूँ जब। हाँ। तो हमारी कंपनी के काम से भी हम कई बार पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा कि पायलट इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनकी लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन होती है, बट फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो देन आई थॉट कि क्या किया जाए ऐसा कि लोग ध्यान भी दें और वो इन्फॉर्मेशन भी चली जाए। तो मैं कहीं तो बेसिकली कहीं वीडियो देख रहा था कोई कि जिसमें वो कविताओं के माध्यम से या कुछ इस तरह से बात कर रहे थे कि इंसान का अटेंशन जाता है वहाँ पर। तो देन आई थॉट कि हाँ मैं कविता लिख सकता हूँ और जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पैसेंजर को देना चाहते हैं तो उनका ध्यान भी आएगा और ट्राई करते हैं। तो तब जाके मैंने ये कविता लिखी थी। पहली कविता जो आपने पढ़ी थी वो कैसी थी और कौन सी थी? एक बारी हमारे दर्शकों के लिए वो सुना दें। खैर काफ़ी लंबी कविता है थोड़ी आई मीन जो अनाउंसमेंट आपने की होगी। हाँ, तो अनाउंसमेंट यही थी कि जैसे कि स्वागत करते हैं कि भाई नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, कि विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए इस कंपनी ने भेजे हैं 2 विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान और दूसरे आप मेरे सह कप्तान। स्वागत है आप सभी का इस कंपनी में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम तो अब से 2 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो ज़रा दे फेफड़ों को आराम और ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 35,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। तो इस तरह से कंटिन्यूज एंड गोज ऑन फॉर। एक पायलट के लिए मतलब बहुत सारी तैयारियां होती हैं, जैसे आप एक रात पहले भी बहुत सारी चीज़ें करके रखते हो, चाहे वो आपका यूनिफॉर्म हो चाहे बाकी चीज़ें। मुझे लगता है आपके लिए एक काम और एक्स्ट्रा होता होगा कि एक कविता लिखनी है आपको जो आपको सुनानी होती है। हाँ, एक्स्ट्रा तो नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक कोई आपका पैशन होता है तो जो चीज़ आप प्यार करते हो तो ऑब्वियसली वो अपने आप ही निकल आता है। तो जब भी जैसे हर फ्लाइट पे तो मैं अलग कविता नहीं लिख सकता, ऑब्वियसली इतना टाइम भी नहीं होता, फ्लाइंग भी करते हैं। तो एक स्वागत अनाउंसमेंट या फिर कोई भी त्यौहार आता है या फिर कोई स्पेशल, जैसे अभी प्रयागराज गए तो प्रयागराज में उनके लिए कुछ बताया, या होली आती है, दिवाली आती है, तो ये सब पे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना पसंद करता हूँ पैसेंजर्स के लिए। पैसेंजर्स भी पसंद करते हैं, हर फ्लाइट में तालियां बजती हैं और लोगों का सफ़र अच्छा जाता है तो खुशी मिलती है अलग। जब आपने पहली बार अनाउंसमेंट की तो एयरलाइन की तरफ से क्या रिएक्शंस था? क्योंकि एक रूल तो ऑब्वियसली है कि एक अनाउंसमेंट का एक
फॉर्म बना है कि फॉर्मेट बना हुआ है जिसको आप पढ़ते हैं, तो हाँ। जब वो आपने तोड़ा तब हाँ। एयरलाइन का क्या एयरलाइन का ये था कि बेसिकली एयरलाइन के हमेशा कोई भी फिक्स देती है एयरलाइन आपको कि आपको ये बोलना है। बेसिकली एयरलाइन आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको पोर्ट्रेट करनी है आगे पैसेंजर्स तक। एयरलाइन कभी भी हमेशा ये लिखती है कि आप अपने तरीके से देना चाहते हो तो आप अपने तरीके से दीजिए। जैसे कई पैसेंजर्स हैं, पायलट्स हैं कि पंजाब से ट्रैवल जा रही है फ्लाइट, तो पंजाबी में बता देंगे वो बात, कोई मलयालम में बता देंगे केरला से जा रही है, तो इन्फॉर्मेशन पास हो। बेसिकली आवर होल आइडिया इज कि पायलट से आपकी जितनी भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन जानी है वो पैसेंजर्स तक पहुंचे। तो व्हेन आई केम आउट विद दिस आइडिया एंड एवरीबडी लाइक्ड इट, होल इंडिया लाइक्ड इट, तो तब कंपनी ने भी बहुत इस चीज़ को सराहा कि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी है। अपने कंपनी से कॉल आया कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, वी आर वेरी हैप्पी। तो अप्रिशिएशन मिला कंपनी से, बाकी कंपनी से भी आए। इनफैक्ट काफ़ी इंडिया की और भी बड़ी बड़ी, नाम नहीं लेना चाहता, कि और भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं जिनके कॉल आए मेरे को, स्पेशली उनके चीफ्स के, कि भाई बहुत अच्छा लगा हमें। नॉट एज कि एयरलाइंस में आपस में पायलट्स में कभी भी ये नहीं होता जेलेसी है, ये सब हम सब सेम प्रोफेशन में है, प्लेन उड़ा रहे हैं, हमारे लिए बाहर से प्लेन का क्या पेंट है दैट इज टोटली डिफरेंट, अंदर हम बैठ के सेम ही एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। तो उनके भी कॉल्स है, अप्रिशिएशन मिला, काफ़ी अच्छा लगा। तो पायलट बनने का जो सफर था वो आपने मतलब बचपन से सोचा था, या जब कॉलेज डेज में आए तब आपको लगा कि नहीं मुझे पायलट बनना है? बचपन में मैंने सोचा था, बट वो फिर ना आते आते वो फेड अवे हो गया कहीं। 4th क्लास में था जब मैं, तब जम्मू एयरपोर्ट के पास हमारा स्कूल था, तब मैं वहाँ से प्लेन्स बहुत देखता था। तब उसके बाद में फिर वो फेड आउट हो गया जब जम्मू से निकल गया। तो यानी कि बचपन में तो कई बार आप कोई बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर भी बनना चाहते थे, कि जब लगता है कि 1-2 छक्के लग जाते हैं दोस्तों के साथ खेलते हुए, क्रिकेट मैच में अच्छा खेल रहे हो, क्रिकेटर बनेंगे। तो वो करते कराते इवेंचुअली 12th क्लियर हुई कि अब तो कुछ करना है। फिर ग्रेजुएशन की तरफ गए, नहीं कि IIT की तरफ गए, कि वो भी नहीं बात समझ आई। देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि हाँ, वो थॉट फिर से वापस से आया कि हाँ भाई पायलट ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो देन आई डिसाइडेड कि मेरे को पायलट बनना है, और फिर देन आई स्टार्टेड द प्रोसेस। ये पूरा सफर कैसा था पायलट बनने का? देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है, कि एज इन आई फील कि अगर कई बार पूछते हैं कि आपको लाइफ में दोबारा मौका मिले तो आप क्या बनना चाहोगे, तो मेरे से तो कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूँ मैं तो दोबारा फिर से पायलट ही बनना चाहूँगा। आई लव माई जॉब जिस तरह से, और वो सफ़र भी ऑब्वियसली पढ़ाई होती है इसमें, काफ़ी कुछ करना पड़ा, पैसा भी खर्च होता है। तो 17 साल की उम्र में मैं कनाडा गया था पढ़ाई करने के लिए, वहीं पे पढ़ाई की। पढ़ाई ऑब्वियसली इनिशियली थोड़ी डिफिकल्टीज भी हुई, लैंग्वेज इशू, एक्सेंट इशू, वहाँ पे काफ़ी कुछ रहा, बट एक बार जब ठान लेते हो कुछ कि ये करना है तो फिर करना है, तो लगे रहे उसमें। फिर इवेंचुअली देन वी केम आउट। मतलब पिताजी आर्मी में भी थे, तो बड़ी स्ट्रगल थी, उन्होंने शायद आपको बहुत हेल्प की। देखो पेरेंट्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और स्पेशली हाँ फादर साहब मेरे आर्मी में थे, तो उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया था कि भाई लाइफ में कुछ करो, एंड ही गेव मी फुल सपोर्ट कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी करना है तेरे को। फादर लोग ही ऐसे होते हैं जो इतना होने के बाद भी आपके लिए इतना खर्च करने को तैयार होते हैं। अदरवाइज आपके पास इतना होता है, आप किसी के लिए इतना खर्च करने के लिए भी सोचते हो कि यार कैसे खर्च कर दूं मैं इसके लिए। तो माय फादर सेड कम्प्लीटली जो करना होगा लोन लूंगा, जो भी है। ही टुक अ लोन फॉर मी, पढ़ाई करने भेजा, पढ़ाई की वहाँ पे। जिस वक्त में आप पायलट बने थे उस टाइम पे रिसेशन का भी बहुत वक्त था, आई Yes. थिंक वो दौर चल रहा था रिसेशन का। कभी खुद को डिमोरलाइज आपने महसूस किया कि नहीं यार, मतलब मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन वो नौकरी नहीं मिल रही है जिसको करने के लिए मैं आया था? फिर आप कनाडा से, वहाँ से फिर आप ट्रेनर बने। वैसे काफ़ी होमवर्क किया हुआ है एक्चुअल में। हाँ, जिस टाइम पे जब मैं गया था तब ये था कि हाँ भाई जॉब लग जाएगी, लोन लिया हुआ है। लेकिन हाँ रिसेशन आया था, पूरे वर्ल्ड में ही जॉब्स नहीं थी कहीं पे भी, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी लग रहा था और डर भी लग रहा था कि यार जॉब्स के बिना ये लोन रीपे कैसे होगा, कैसे जॉब लगेगी। बट वहाँ पे ही देन आई स्टेट बैक इन कैनेडा कि मैं यहीं रहता हूँ, यहीं जॉब करता हूँ। किस्मत अच्छी थी, या आई वाज स्कॉलर ऑल्सो, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे थे। तो वहीं पे मेरे को एक एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, बेसिकली टीचर होते हैं जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको सिखाते हो, तो उसकी मुझे वहाँ पे जॉब मिली। तो आई डिसाइडेड, होम सिक तो बहुत ज़्यादा था मैं, जब पहली बार घर से बाहर निकले होते हो तो मेरे को तो ऐसा था कि इंडिया कैसे भी वापस आ जाऊँ। बट देन फिर वहीं पे कि यहीं जॉब करनी है क्योंकि वो इंडिया में जॉब्स नहीं है। तो काफ़ी साल फिर वहाँ 5 साल मैंने जॉब की। इवेंचुअली फिर मैं इनफैक्ट वेकेशंस में इंडिया आया हुआ था, सेटल ही हो गया था वहाँ बाहर कनाडा में। वेकेशंस में आया तो यहाँ पे ओपनिंग्स आई उस टाइम पे। तो इवेंचुअल गोल वाज टू वर्क फॉर एयरलाइंस इन इंडिया। तो उस टाइम पे आम लड़के के लिए पायलट बनना आसान होता है या मुश्किल होता है? हाँ, ये ढेर सारा पैसा चाहिए ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन से, ये सिर्फ पैसे से नहीं होता है। यू नो इसमें लोग भी कम आते हैं पायलट ट्रेनिंग करने। रीजन है कि इंडिया में मान लो आप यूपीसी का एग्जाम देख लो, उसमें इतने लोग बैठते हैं, IIT का एग्जाम देख लो,
क्योंकि उसमें सिर्फ नॉलेज चाहिए आपको। इसमें आपको पढ़ाई भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्रैक्टिकल फ्लाइंग स्किल्स भी होनी चाहिए, आपकी मोटर स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों चीज़ एक इंसान में मिलना, बेसिकली आपका जो वो फनल डाउन हो जाते हैं कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा। तो पायलट बनना आई वुड नॉट से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है। और ये आई वुड नॉट से कि पैसा है तो आप पायलट ही बन जाओगे। पैसे के साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जिनके पास पैसा है और जो पढ़ाई करने को तैयार है साथ में, देन डेफिनेटली यू कैन गो ऑन टू। दिवाली पर आपने राम जी के ऊपर एक कविता लिखी थी, वो भी बहुत वायरल थी, तो वो कविता हमारे दर्शकों के लिए अगर आप सुना पाएं। हाँ ज़रूर। वो कुछ इस तरह से थी कि भाई दिवाली पे सब अपने घर में सफाई में लगे हैं कि श्री राम घर आएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई राम किसके घर आएंगे, कि जो बाप की एक आवाज़ पे 14 साल वन में काटने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। जो पत्नी सम्मान के लिए पूरी हुकूमत से लड़ने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। और जो अपने भाई के लिए सारी संपत्ति त्यागने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। सो इस तरह से वो कविता थी कि भाई श्री राम, और इस पश्चात अगर आप आईने में खुद को देखोगे तो आपको साक्षात श्री राम दिख जाएंगे। अगर आप ये सब खुद करने को तैयार हो तो आपको श्री राम को घर लाने की लिए ज़रूरत नहीं है। आप घर में ये सब खुद करने लग जाओ तो श्री राम एक बेसिकली वो थी, थॉट था कि भाई ये सब त्याग किया उन्होंने लाइफ में, तो आप वो सब त्याग करो। सिर्फ उनका नाम लेके कुछ गलत काम मत करो, कि भी उनका नाम लेके किसी को निरादर मत करो आप। ये सारा पर्पस। 2022 में पहली कविता आपकी शायद वायरल हुई थी। हाँ जी। तो वो आपने खुद रिकॉर्ड करवाई थी या किसी पैसेंजर ने रिकॉर्ड की थी जो वायरल हो गई थी? वो किसी पैसेंजर ने रिकॉर्ड की थी। तो मैं वैसे ही अनाउंसमेंट कर रहा था बाहर खड़े होकर, किसी पैसेंजर ने रिकॉर्ड की। इनफैक्ट तब मेरा नाम भी कोई पोएटिक पायलट रखा नहीं हुआ था, तो किसी को नाम नहीं पता था। तो किसी न्यूज़ चैनल ने उसमें कई न्यूज़ चैनल्स ने उसमें लिख दिया एक पोएटिक पायलट हैं कि जो पोएट्री करते हैं। तो दैट्स व्हेन वो पोएटिक पायलट ही फिर मैंने नाम आप उस कविता में देखोगे तो मैं पोएटिक पायलट बोल भी नहीं रखी कि मैं पोएटिक पायलट। तो वो उसी तरह से फिर पोएटिक पायलट नाम। तो आप अलग अलग भाषाओं में भी अनाउंसमेंट करते हैं या सिर्फ हिंदी में करते हैं? मैं हिंदी में करता हूँ, इंग्लिश में भी करता हूँ। इंग्लिश और हिंदी जानता हूँ। कविताएं? हाँ, इंग्लिश में भी कविता करता हूँ मैं। अनाउंसमेंट जो उनको वेलकम अनाउंसमेंट होती है उसमें पहले इंग्लिश में करता हूँ पोएट्री में, फिर हिंदी में करते हैं। अब तक का कोई सबसे बेस्ट रिएक्शन मिला हो आपकी कविता के ऊपर, जो कोई ऐसा रिएक्शन आपको याद हो? हाँ, एक्चुअली 2 बार हुआ है ऐसा। एक तो मैं वेडिंग चार्टर कर रहा था कि एक कपल था, उनकी वेडिंग चार्टर इज बेसिकली कि लोग पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बुक करते हैं, शादी के लिए कहीं जा रहे होते, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने अनाउंसमेंट की थी, तो कपल के लिए भी 1-2 लाइनें उस टाइम बोली थी कुछ। तो पूरे के पूरे, एक तो सारे के वेडिंग में सब पार्टी मोड में होते हैं, तो सब खड़े होकर पूरे पैसेंजर नाचने लग गए थे एयरक्राफ्ट में। तो सीटियाँ बज रही थी, डांस हो रहे थे एयरक्राफ्ट में, तो बहुत ही बढ़िया माहौल लग रहा था उस टाइम पे। सिमिलरली एक बार गोवा से मैं फ्लाइट कर लेके आ रहा था, तो गोवा से ज़्यादातर क्या होता है, लोग थोड़ा पार्टी मोड से ही आते हैं। तो उसमें भी सिमिलर ऐसे इंसिडेंट्स हुआ कि सीटियाँ बज रही हैं, डांस कर रहे हैं लोग खूब। किसी की पर्सनल फरमाइश भी आती कि ऐसी कविता हमें चाहिए या ऐसी कविता प्लीज इसको दोबारा पढ़ दीजिए? हाँ, ये आती है कई बार कि आप फिर से बोल दोगे मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। या कई बार ऐसा है, एक आया था कि मेरा आज एनिवर्सरी है, तो आप मेरी वाइफ के लिए कुछ बोल देंगे कविता। मैं चलो ये सब तो मैं प्रोफेशन में रहते हुए ऑब्वियसली वी आर रिस्ट्रिक्टेड कि भी ये सब चीज़ एंटरटेन नहीं कर सकते, बट हाँ समटाइम्स वी मेक स्पेशल अनाउंसमेंट कि भाई आपकी एनिवर्सरी है तो चलो हैप्पी एनिवर्सरी एंड समथिंग लाइक दैट। जीवन में पहली बार फ्लाइट पर आप कब बैठे? मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था जब मैं पायलट बनने जा रहा था। ओह, उससे पहले आप कभी फ्लाइट में नहीं बैठे? उससे पहले कभी नहीं बैठा था मैं फ्लाइट में। तो इंटरनेशनल फ्लाइट ही ली थी मैंने सीधा पायलट ट्रेनिंग के लिए जब कनाडा जा रहा था। तो पहली बार तब प्लेन देखा था कि अंदर से कि ऐसा दिखता है। तो बस धीरे से झांक के वो जहाँ पायलट बैठते हैं तो हल्का सा ही देखा था बस। बस ये था कि वहाँ पहुँचना है कभी ना लाइफ में, पता नहीं कितनी लंबी जर्नी रहेगी। और जब आसमान में आपने पहली उड़ान भरी थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? एज अ पैसेंजर, एज पायलट? एज अ पायलट वो इनिशियली तो बहुत ही अच्छा था और उसके बाद बहुत ही डरावना भी था। मैं सबसे पहली फ्लाइट में तो मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि इनफैक्ट आप देखो तो दूसरी ही फ्लाइट थी मेरी। तो पैसेंजर जब बैठे होते हैं पीछे टेक ऑफ के टाइम पे सबको डर लग रहा होता है, इतना कई पैसेंजर होते हैं। तो मैं भी सिमिलर कंडीशन में था। इनफैक्ट मैं तो सीधा के सीधा ट्रेनिंग फ्लाइट पे पहुंच गया। तो मेरे को तो बहुत डर लगा था उस टाइम पे, पसीने आ गए थे इतने। मैं बोला उनको कि भाई फटाफट लैंड कराओ प्लीज़, मेरे को डर लग रहा है। और मैंने उसके बाद फिर पूरे 4 दिन लिए सोचने में कि मैं पायलट बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, कि मेरे को नहीं लगता मैं बन पाऊँगा, इतना डर लग रहा है। तो बट फिर वही थॉट आया कि भाई और कुछ नहीं है,
दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू विल बी अ फेलियर इन लाइफ। तो फिर आगे कंटिन्यू किया वो मैंने। फेयर को आपने भगाने के लिए क्या किया कि जब आपको लगा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, मतलब इतने आसमान में, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में आपने आई थिंक छलांग भी लगाई है हवा में, हाँ, तो वो फेयर को आपने भगाने के लिए क्या किया कि नहीं मैं इतनी ऊंचाई तक फ्लाइट को नहीं उड़ा सकता? तो टू बी ऑनेस्ट आपको फनी लगेगा कि मेरे को आज भी हाइट से डर लगता है। ओ हाइट से एज इन कि बिल्डिंग पे मेरे को ऊपर खड़ा कर दोगे आप कि भाई झांक के देखो, मैं नहीं देख सकता नीचे, मेरे को डर लगता है। बट हाँ, जब प्लेन आपका कंफर्ट जोन है, प्लेन में अंदर बैठे हो, कॉकपिट है, हाथ में कंट्रोल्स हैं, तब कोई डर नहीं लगता, ऐसा लगता है यू आर द किंग नाउ। सो वो भगाने के लिए एज सच अपने आप को वही ट्रेन किया, बार बार ट्रेन किया, बार बार खुद से बात की, 4-5 दिन बैठ के पेरेंट्स से बात की यहाँ पे सबसे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है। बट बात साथ में लगा कि अगर ये नहीं है तो और क्या कर सकता हूँ, बिकॉज सारे ऑप्शंस मैंने पहले ही वो सब कट आउट कर दिए थे। 4 महीने में कॉलेज भी गया था कि ग्रेजुएशन करूँगा, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी कि नहीं हुआ। तो अब ये था कि आई वुड बी कंसिडर्ड अ फेलियर कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है तेरे से, तो मैं बोला चल कूद जाओ। जैसे कि आप अभी देखा भी, मैं स्काई डाइविंग करके आया, तो उसमें भी ऐसे ही था कि भाई कूद जाओ, देखा जाएगा अब। उसमें भी कविता कर रहे थे आपकी? हाँ हाँ, उसमें भी मैं थोड़ा कविता वगैरह सुना रहा था कूदते टाइम। तो फिर ये था कि भाई अब तो जर्नी में घुसना है इसमें, कैसे भी करके टाइम लगेगा पर हो जाएगा। वहाँ पे एक सीनियर भी मिले थे मेरे को, जो वो भी मेरे को ये बता रहे थे कि इनिशियली डर लगता है, ये सब होता है, बट आप मेहनत करो, आई एम विद यू। तो एक सपोर्ट कोई सीनियर आपको दे देता है वहाँ पे उस टाइम पे, तो अच्छा लगता है। तो एंड देन इट वेंट थ्रू जर्नी। इस पूरे जर्नी के दौरान में कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आई जहां पर आपको लगा कि यार अब नहीं बच पाऊंगा? क्योंकि बहुत वेदर कंडीशंस आती हैं जहां पर आपको लगता कि नहीं, मतलब क्योंकि पैसेंजर्स को वो चीजें नहीं पता होती हैं, लेकिन पायलट्स को वो चीज पता होती है। मतलब आई भी है तो किसी को पता ही नहीं है क्योंकि पायलट ही डर जाएंगे, हाँ। तो फिर पैसेंजर्स का क्या होगा। बट ऐसी नहीं आती आई कभी सिचुएशन की ऐसा हुआ कि भाई अब नहीं बचने वाला। ऐसी सिचुएशंस आई है कई बार कि भाई इतना टर्बुलेंस वेदर या कई इमरजेंसीज की भाई हाँ ये आता है कि नॉर्मल फ्लाइट से यू कैन से इट इज अ नॉन नॉर्मल फ्लाइट नाउ, बट वी आर ट्रेन्ड फॉर इट। इवन नाउ ऐसा नहीं होता पायलट की लाइफ में पढ़ाई खत्म हो जाती है। अभी भी हर 6 महीने में हमारे रिटन एग्जाम्स होते हैं, हमारी सिमुलेटर पे एक्सरसाइजेज होती हैं, सारी की सारी जितने भी फेलियर्स होते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं अभी भी हर 6 महीने में, ताकि हम भूल ना जाएं। क्योंकि एयरक्राफ्ट में तो वो इमरजेंसीज हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि मान लो एक इंजन फेल करना है, तो फ्लाइट में फेल कर दिया तो इंजन हो गया पैसेंजर्स का, तो उसके लिए सिमुलेटर्स डिजाइंड है, बहुत एक्सपेंसिव, करोड़ों में सिमुलेटर्स आते हैं वो, तो उसमें प्रैक्टिस होती है हमारी सारी की सारी। तो कोई भी इमरजेंसी हो, पायलट्स आर ट्रेन टू डील विद दिस सिचुएशंस। और ऐसी सिचुएशन में आप अनाउंसमेंट की डील कैसे करते हैं जब आपको पैसेंजर्स को बताना हो कि टर्बुलेंस है और आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए? तो उसमें उनको ये बताता हूँ कि भाई पैसेंजर्स को कि भाई कुर्सी की पेटी बांधे रखें, करें विश्राम, कि अगर कुर्सी की पेटी नहीं बांधी तो आप हवा में होंगे और सीट पे होगा आपका सामान। तो कुछ इस तरह से हंसी मजाक में कि बेसिकली मूड लाइट हो जाए उनका। क्योंकि क्या होता है, कोई पैसेंजर आते हैं ना, जब आधे लोग तो कई लोग डरे हुए होते हैं फ्लाइट में, कई लोगों का फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रखा होता है कि भाई इतनी लाइनों में लग के आए एयरपोर्ट सिक्योरिटी में, उससे पहले बोर्डिंग की लाइन, उससे पहले, और फिर कुछ हो जाए, फ्लाइट थोड़ी बहुत भी डिले हो जाए, तो पैसेंजर्स फिर ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है। तो आई ट्राई टू ब्रेक दैट चेन, कि उनसे बात हो जाती है स्टार्टिंग में, एक अनाउंसमेंट हो जाती है, तो उनका मूड लाइट सा हो जाता है। फिर कुछ भी होता है तो भरोसा देना उनको कि भाई डोंट वरी, आप पायलट ऐसे हैं कि हम आपको कुछ होने ना दें, और टर्बुलेंस थोड़ी बहुत है जो आपको सोने ना दे। तो इस तरह से हंसी मजाक चलता रहता है, तो वो भी उनका माइंड एक तरह से डाइवर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। अभी तक इंडिया में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया में कि जहाँ पर आपको लगा कि यार यहाँ पे फ्लाइट लैंड करना बहुत मुश्किल है? ये लद्दाख एयरपोर्ट है। अच्छा, लद्दाख इतना मतलब टर्बुलेंस होती है, क्या वजह है कि जो सबसे खतरनाक लद्दाख को माना जाता है? एक तो हाई एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा है, प्लस टेरेन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और वहाँ पे बेसिकली टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस नहीं है। बेसिकली जनरली क्या होता है, जितने भी एयरपोर्ट हैं इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस होती हैं, कि बेसिकली हमारे पास रेडियो बीम्स होती है जिसको फॉलो करके लो विजिबिलिटी में भी पायलट जाके लैंड कर देते हैं। तो ऑटो पायलट जो है, ऑटो पायलट बाकी जगह चलता है लेकिन ले में नहीं चलता है, वो आप सब मैनुअल करना है वहाँ पे। ऑटो पायलट कैन नॉट वर्क इन ले। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एयरफील्ड है लेह लद्दाख, वहाँ पे सिर्फ विजुअल अप्रोचेस होती हैं सब, इस वजह से थोड़ा क्रिटिकल माना जाता है। बट इसीलिए जो हाईली ट्रेंड पायलट्स हैं वही, उन्हीं की स्पेशल सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं सब, तब जाके उनको ले क्लियरेंस मिलती है। नॉट एवरी पायलट कैन नॉट ऑपरेट टू ले।
उसके अलावा पटना एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है। पटना एयरपोर्ट, हाँ, जैसे कि पटना एयरपोर्ट छोटा है तो उसकी भी पायलट्स की क्लियरेंस होगी, हर पायलट के नॉट ऑपरेट टू पटना, तो उस एयरफील्ड की लेंथ वाइज जो है उसके ऊपर जो भी होगी उसकी ट्रेनिंग कराएंगे पायलट्स की, बट क्रिटिकल नहीं कहेंगे कि इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ब्रेकिंग तो चलती है फिर भी इतनी। बहुत स्मूथ लैंडिंग इंडिया के कौन से एयरपोर्ट पर हो जाती है जो इजी होती है? इसमें एयरपोर्ट मैटर नहीं करता, पायलट मैटर करता है। Yes, of कि course. आपको हार्ड लैंडिंग्स दिल्ली में भी दिख जाएंगी और आपको स्मूथ लैंडिंग्स भी दिख जाएंगी दिल्ली में, तो हर एयरपोर्ट पे हार्ड भी होती है, स्मूथ भी होती है, ऐसा प्ले एयरपोर्ट पे मैटर नहीं करता, ये आपके एयरप्लेन पे मैटर करता है और पायलट पे मैटर करता है इनफैक्ट। कई बार बहुत वीवीआईपी आपके फ्लाइट में होते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम भी होती है। हाँ जी। ऐसी सिचुएशन पे जब टर्बुलेंस होता है तब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मेरे पास है, पूरी टीम मेरे साथ चल रही है, सही तब बात आप है। कैसे कॉल लेते हैं चीजों का? इंडियन क्रिकेट टीम को और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जब लेके जा रहा था इनफैक्ट हाँ। तो तब बड़ी प्राउड भी फीलिंग थी कि भी पीछे पूरी टीम को लेके जा रहे हैं, और ना हल्का सा दिमाग में ऐसा भी लग रहा था कि वो सब कुछ पूरी जर्नी याद आ रही थी कि पायलट बने थे ये वो यहाँ पर, और ऐसे आ रहा था कि ये कंट्रोल्स मेरे पास हैं और मैं टीम को फ्लाई करके लेके जा रहा एक कप्तान दूसरे कप्तान को भी ले जा हाँ, रहा है। मैंने इनफैक्ट वो अनाउंसमेंट उनके सामने भी की थी अनाउंसमेंट, हम्म, तो अनाउंसमेंट कर रहा था जब मेरे को आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को बोल रहे थे कि यही हैं जिनके बारे में बता रहा था, तो फिर मेरे को भी अच्छा लगा उस टाइम पे कि यार चलो ये पहचानते हैं मेरे को। पहचानते हैं। हाँ, तो मैं उनको बोल रहा था कि आई एम योर कैप्टन टुडे, ओके। तो आज क्रिकेट टीम का कैप्टन दूसरे कैप्टन है, तो इस तरह से मजाक मस्ती काफी अच्छी फ्लाइट रही थी। बट हाँ, एक बार मैं क्रिकेट टीम के एसोसिएट्स को लेके जा रहा था, बेसिकली कमेंटेटर्स और ये सब ऑस्ट्रेलियन टीम के, तब थोड़ी सी लैंडिंग थोड़ी सी रफ हुई थी, तो मैं अनाउंसमेंट कर रहा था कि मैं आई एम नॉट कमिंग आउट ऑफ द कॉकपिट बिकॉज ऑफ द लैंडिंग, तो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग, दे केम मेट मी। अच्छा, फ्लाइट्स में हाईजैक की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो कभी ऐसा, वैसे इंसिडेंट तो नहीं आया होगा, नहीं। लेकिन कभी ऐसा आपको जो ट्रेनिंग के दौरान में लगा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं क्या कर जाऊंगा? ट्रेनिंग हमारी होती है, अब तो आपने देखा होगा लास्ट इंडिया में सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि पिछले 20 साल के लास्ट हमारा IC-814 जो हुआ था उसके बाद से तो 20-25 सालों से तो कोई हाईजैकिंग इंडिया में हुई ही नहीं है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज उसके बाद से अब हमारे कॉकपिट डोर्स जो हैं दे आर लॉक्ड, वी हैव कैमराज आउटसाइड, तो हम देख सकते हैं बाहर कौन कौन खड़ा है जो भी है, तो वो डोर बाहर से खुल ही नहीं सकता, इट इज़ बुलेट प्रूफ ऑल्सो, तो कोई बुलेट्स या कुछ भी उसको पियर्स नहीं कर सकती, तो हाईजैकिंग तो इम्पॉसिबल है एज लॉन्ग एज प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कैमरे में हम देखते ही रहते हैं, हम तो किसी के लिए डोर खोलते ही नहीं है, एंड वो क्लियर एडवाइस होती है आपको खोलना ही नहीं है किसी के लिए। नॉर्मल फ्लाइट में भी क्रू आते हैं तो हम कैमरा जब तक चेक नहीं करते कि पूरा सब कुछ क्लियर है तब तक हम ओपन ही नहीं करते हैं डोर, सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। हाईजैक की कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं, पर हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कई बार कि कॉकपिट डोर और जो आपका वॉशरूम का डोर है वो बिल्कुल साइड में बगल में होता है, तो एक आध बार मस्ती मजाक में जब हाई टेंशन होते हैं, तो एक बार आई रिमेम्बर हम अमृतसर से दुबई जा रहे थे पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई करते हुए, तो एक पैसेंजर बेचारे पहली बार ट्रैवल कर रहे होंगे, आके क्रू से पूछा होगा कि कहाँ पे है बाथरूम, तो उन्होंने इशारा कर दिया उस तरफ, तो वाकई वो कॉकपिट डोर खींच रहे थे, तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कैमरे में कि कॉकपिट डोर खोल रहा है कौन है, और वो भी हम पाकिस्तान एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं, तो पर हमें पता था कि ऐसा होता रहता है जनरली, पैसेंजर्स जिनको पता नहीं होता, तो फिर पीछे से क्रू आई, उन्होंने बताया ये डोर है, तो देन ही एंटर्ड, वॉशरूम यूज करने आए थे। जब भी आप रडार के थ्रू बात करते हैं तो, क्योंकि रडार आपके लिए एक हाईवे की तरह, मतलब जितने मैंने आपको सुना कि आप उसे एक हाईवे ही बुलाते हैं, कि वो आपके लिए एक हाईवे होता है, आप उसी के रूल्स को फॉलो करते हैं और उसी रडार को फॉलो करते हुए जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही, मतलब जो वे हो बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो आपके लिए? डिफिकल्ट नहीं रहा, बट हाँ रिसेंट केसेस में क्या हुआ था भी कि जब ये यहाँ पे हमास वॉर वगैरह चल रही थी इस टाइम पे, बिकॉज ये जो हमारे हाईवेज हैं दे आर बेस्ड ऑन GPS कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास GPS कोऑर्डिनेट्स हम पूरे इनपुट डाल के रखते हैं, उससे वो बनाया होता है उसने पूरा हाईवे, तो देयर हैव बीन सम एजेंसीज जो इसको डेटा रॉन्ग भेजने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली GPS स्पूफिंग कहते हैं GPS शायद। स्पूफिंग, यस, आई थॉट कि आपको नहीं पता होगा टर्मिनोलॉजी है, तो GPS स्पूफिंग की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए हमारी अलग ट्रेनिंग होती है कि भैया GPS स्पूफिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, ये सब, तो हाईवे हमेशा हम फॉलो करते हैं, बट हाँ अगर GPS स्पूफिंग हो रही है तो देन वी हैव टू बी अटेंटिव कि उसको रिकॉग्नाइज करें और इमीडिएट एक्शन ले कि हम वी डोंट फॉल इनटू इट। हमारी ऑडियंस के लिए बस GPS स्पूफिंग के बारे में बता दीजिए कि होती कैसे और उसको कैसे लोग करते हैं जिसकी वजह से फ्लाइट में दिक्कतें आ सकती हैं। GPS स्पूफिंग ऐसे होगी कि फॉर एग्जांपल
सिंपल टर्म में समझाऊं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल जैसे इनिशियली मैंने स्टार्ट की अपनी एक पॉइंट से पोजीशन से, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने सिस्टम को बताऊंगा कि मैं आप यहाँ पे होगी, और फिर मैं जब उस तरफ को 2 मीटर चलूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया आप 2 मीटर उस तरफ पहुंच गए हो। लेकिन मैंने सिस्टम में अगर गलत इन्फॉर्मेशन बाहर से अगर उसको हैक करके ये बताता हूँ कि आप 2 मीटर उस तरफ नहीं चल रहे हो, आप उस तरफ चल रहे हो, तो वो मेरा एयरप्लेन को भी उस तरफ लेके जाएगा। सो बेसिकली क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है वो, तो वो जीपीएस स्पूफिंग सैटेलाइट के थ्रू आपको रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं उसमें कि आपका रूट ये नहीं है, आपका रूट ये है। तो दैट इज बेसिकली जीपीएस स्पूफिंग। किस किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है फ्लाइट कप्तान को? आप यू नेम इट एवरीथिंग, सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है हमको। इनफैक्ट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड तो ऑब्वियसली इमरजेंसीज जितनी भी होंगी, इंजन में फायर लग गई, इंजन सेपरेट हो गया, पैसेंजर मेडिकल इमरजेंसी हो रखी है, कोई पैसेंजर, इनफैक्ट ये भी ट्रेनिंग होती है कि आप 2 पायलट हो और एक पायलट बेहोश हो गए हैं तो आप क्या करोगे इस केस में, कैप्टन ही बेहोश हो गए हैं तो फर्स्ट ऑफिसर क्या करेंगे। तो यू नेम इट, बहुत टाइप की ट्रेनिंग होती है। कभी ऐसा हुआ जब आप अपने ट्रेनिंग के दौरान रहे या आपने फ्लाइट लिया है कि कैप्टन की तबीयत खराब हो गई है या आपको फ्लाइट मेंटेन करनी है, जब आपने पहली फ्लाइट देखी कि यार अब तो मुझे उड़ाना है, सब कुछ मेरे ऊपर है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि कैप्टन, क्योंकि कैप्टन्स आर जनरली दे गो थ्रू मेडिकल्स एवरी ईयर। हमारा फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होता है हर साल, तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। बट हाँ, और फ्लाइट्स में ऐसा हुआ है कि कैप्टन इनकैपेसिटेट हो गए हैं, बेसिकली बेहोश हो गए हैं। उस केस में अदर पायलट अकेला, इसीलिए 2 पायलट भी होते हैं फ्लाइट में, कि आजकल ऑटोमेशन इतनी आ गई है कि एक पायलट भी, मान लो टेक्नोलॉजी वाइज दे वांट ऐसा प्लेन डेवलप कर सकते हैं, एक पायलट चला सकता है। बट सबसे प्राइमरी रीज़न ये है कि वो एक पायलट को अगर कुछ हो गया तो कौन है, तो इसीलिए 2 पायलट होने ज़रूरी हैं हर फ्लाइट में। और इनफैक्ट रिसेंट रेगुलेशन तो ये है कि कॉकपिट में एक टाइम पे 2 लोग होने ज़रूरी हैं, कि अगर मैं वॉशरूम यूज़ करने भी जाऊँगा तो एक कैबिन क्रू आके अंदर बैठेंगे। 2 लोग होने चाहिए कॉकपिट में, एक बंदा नहीं रह सकता कभी भी कॉकपिट के अंदर। कितने घंटे की नींद होती है पायलट की? यू मीन व्हेन नॉट फ्लाइंग? 8 घंटे तो मेरे को तो पर्सनली 8 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो 8 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए ही चाहिए हर फ्लाइट से पहले। अदरवाइज रेस्ट सफिशिएंट मिलता है आपको, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के बीच में मिनिमम 12 घंटे का रेस्ट देती है। और ये जो पूरा सफ़र होता है जब से आप फ्लाइट के लिए निकलते हैं, वो क्या क्या रूटीन होता है, वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। ज़रूर। देखो, स्टार्टिंग वही है कि घर से अपना यूनिफॉर्म में रेडी होते हैं, जो रास्ते का टाइम है तब तक हमको ऑनलाइन वैसे ईमेल पे डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाते हैं पूरे उस फ्लाइट के, तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम। और उससे पहले दिन हम बैठ के जिस भी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो उसका पूरा रूटिंग, बेसिकली उस एयरपोर्ट पे जाओगे, क्या क्या फ्रीक्वेंसीज़ हैं उस एयरपोर्ट पे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं चल रही हैं, आज नहीं चल रही तो उसके ऑल्टरनेट्स क्या क्या हैं। सो वो सब चीज़ें के बारे में आप उस एयरपोर्ट के बारे में सब कुछ पढ़ के जाओगे। फिर आप रास्ते में वेदर चेक करोगे पूरा का पूरा, कि भाई रास्ते का वेदर कैसा है, एयरपोर्ट का वेदर कैसा है, और आप उस एयरपोर्ट पे नहीं लैंड कर पाए तो किस एयरपोर्ट पे जाओगे, उस एयरपोर्ट का वेदर कैसा है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक करते हो, एयरपोर्ट पहुंचते हो। जनरली आर रिपोर्टिंग इज़ 1 आवर बिफोर डिपार्चर, तो हम 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ पे फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करके कि आज फ्यूल कितना ले जा सकते हैं हम, कि भाई कितने पैसेंजर ले जा सकते हैं, तो वो उनको कैलकुलेशन करके हमको देना होता है। कि मान लो पटना का रनवे आपने मेंशन किया, अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब पटना के रनवे पे छोटा रनवे तो हम कम वेट लेके आ सकते हैं वहाँ से। तो हम वहाँ पे जब लैंड करेंगे तो उनको बताएंगे भाई आज के टेम्परेचर, आज के विंड, आज के प्रेशर के अकॉर्डिंग आज हम इतने पैसेंजर, इतना बैग लेके जा सकते हैं इस रनवे से। तो उस हिसाब से वो फिर आपको बेसिकली उतना ही पैसेंजर अपलिफ्ट कराएंगे, उतना ही बैगेज, कार्गो जो भी है वो अपलिफ्ट कराते हैं। वेदर भी डिसाइड करता है कि आप कितना वेट ले जा सकते हैं और कितने पैसेंजर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वेदर ही डिसाइड करता है। इनफैक्ट एयरप्लेन परफॉर्मेंस, और एयरप्लेन परफॉर्मेंस डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है बाहर के वेदर से। टेम्परेचर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा एयरप्लेन का, कम वेट लेके जाओगे आप। बाहर बारिश हो रखी है बहुत ज़्यादा, कम वेट लेके जा सकते हो और ज़्यादा। तो इसमें से क्या पैसेंजर कम कर देते हैं या कौन सा वेट होता है जिससे आप कम कर देते हैं? एक्चुअल में हम कार्गो कम करते हैं एयरप्लेन में, पैसेंजर और वेट के अलावा भी हम कार्गो कैरी करते हैं वो कंपनीज का, तो वो कार्गो आपका ऑफलोड। लेकिन हाँ, इफ़ इट कम्स टू दैट पॉइंट कि जब हमें पैसेंजर्स कम करने पड़े, बिकॉज दैट इज़ अ लिमिट, उस तो पैसेंजर भी कम करने पड़ेंगे, उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि भाई पैसेंजर ले जाओ कोई बात नहीं चल जाएगा, नहीं। और इनफैक्ट ये कैलकुलेशंस बेस्ड होती हैं एक इंजन पे, कि हमारे पास है तो 2 इंजन, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में कैलकुलेट करके देते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो गया टेक ऑफ के टाइम, तो आप एक इंजन पे भी टेक ऑफ कर जाओ, सेफली वापस आ जाओ।
तो हमेशा वो केटर करते हुए ये कैलकुलेशन देते हैं, अदरवाइज वो 2 इंजन पे तो सारा वेट ले जा सकता है plane। अच्छा, इसके साथ में बर्ड जो होता है वो सबसे बड़ी इशू है, आई मीन फ्लाइट के एक्सीडेंट्स की, तो हाँ। उसे उसे कैसे टैकल कर सकते हैं? उसे टैकल नहीं कर सकते, उसे क्या टैकल होता करने है के लिए मतलब हाउएवर एग्जैक्टली? इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कर रखी है। दिल्ली एयरपोर्ट पे या कभी बड़े एयरपोर्ट पे आप देखोगे हमारे पास ना रनवे के साइड में बंदे बैठे होते हैं, फायर क्रैकर्स छोड़ रहे होते हैं वो ऊपर। तो वो फायर क्रैकर बर्ड्स को उड़ाने के लिए ही छोड़ रहे होते हैं। तो अब हम इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं कि इससे पहले हम बर्ड देख के कुछ एक्शन ले पाएँ वो टकरा जाते हैं। सो उस केस में हम देखो जनरली अगर वो बर्ड टकराती है आगे इंजन्स को छोड़ के कहीं और टकराती है तो इट इज़ नॉट दैट डेंजरस। बट हाँ, इंजन में बर्ड्स घुसती हैं जब वो भी मल्टी या तो बड़ी बर्ड या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ बर्ड्स, तो वो इंजन बहुत डैमेज Okay. कर देती है। सो आई वाज डूइंग वन फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे इंजन में भी एक आगे बर्ड घुस गई थी। सो उस केस में वही इंजन इतना वाइब्रेट करने लग गया, बेसिकली वी रिटर्न लैंडेड बैक इन दिल्ली सेफली। सो एयरक्राफ्ट डैमेज तो होता है, अगर इंजन में जाती हैं तो डैमेज करती हैं काफ़ी बर्ड्स, बट उसका कोई अवॉइडेंस है नहीं, बर्ड्स का कुछ नहीं कर सकते। और वेदर कंडीशंस? वेदर कंडीशंस तो इफेक्ट करती हैं ऑब्वियसली कि हमारे एयरप्लेन को। सो वेदर ख़राब है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ख़राब होगा। पैसेंजर्स की बहुत ही कहते हैं ना कि कहा सुनी आपने देखी भी होगी, वायरल भी होती हैं। हाँ। उन्हें कैसे टैकल करते हैं जब भी आपकी फ्लाइट डिले होती है? वैसे मैंने आई फेल्ट कि देखो पैसेंजर्स की फ्रस्ट्रेशन कई केसेस में तो अनजस्टिफाइड भी है, बट मेजॉरिटी केसेस में आई कैन सी कि हाँ रीज़न है कि भाई वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि पैसेंजर्स का स्टार्ट नहीं होता फ्लाइट में बैठने से, उनका स्टार्ट हो जाता है जब टिकट बुक किया, अब घर से चले हैं 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले पहुंचना है एयरपोर्ट, वहाँ बाहर लाइन में लगना है, सिक्योरिटी चेक करना है, फिर से बैगेज देने के लिए लाइन में लगना है, फिर सिक्योरिटी चेक में सब उतार के लाइन में लगना है, फिर बोर्डिंग गेट पे आके फिर से लाइन में लगना है। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्डअप हो जाता है थोड़ा सा ना, और फिर उसके बाद में कुछ हो जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल आता है क्योंकि ये चेन है। तो आई फेल्ट मेरी फ्लाइट में जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि आई फील कि जब वो अनाउंसमेंट वगैरह करता हूँ तो वो चेन ब्रेक हो जाती है, उनका मूड लाइट हो जाता है, उसके बाद थोड़े मोड़े हिकअप भी होते हैं तो पैसेंजर्स लाइक चिल ठीक है कोई बात नहीं है। तो डिलेज वगैरह भी होते हैं कभी, तो चलता है सब। और फ्लाइट अटेंडेंट का कितना सहभाग होता है आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप कॉकपिट में हैं और यहाँ पर उन्हें सब कुछ मैनेज करना होता है? देखो उनका तो बहुत बड़ा सहभाग होता है हमारे साथ, उनके बिना तो वी आर इनकम्प्लीट, सही बताऊँ तो हम प्लेन उड़ा लेंगे तो पीछे कौन ध्यान रखेगा। सो वी आर बेसिकली अ टीम। सो कैबिन क्रू कॉकपिट वी सिट विद टुगेदर एंड वी ब्रीफ टुगेदर कि इस फ्लाइट से पहले कि आज की फ्लाइट पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई वो हमको बताएंगे कि इतने व्हील चेयर पैसेंजर हैं, इतने प्रेग्नेंट मदर हैं कोई फ्लाइट पे, या तो वी वर्क एज अ टीम। कुछ भी आगे होगा हम उनको पीछे इन्फॉर्म करेंगे, टर्बुलेंस के बारे में कुछ भी पीछे कुछ होगा वो हमको इन्फॉर्म करेंगे। एंड दे आर ट्रेंड, ऐसा लगता है क्योंकि आप नॉर्मल फ्लाइट में जाते हो आप देखते हो दिल कम दिल आस्क कि आप क्या खाएंगे, कुछ सिर्फ इतने तक बोले, बट उनकी ये ट्रेनिंग है नहीं, दिस इज जस्ट 5% ऑफ देयर वर्क। उनका एक्चुअल ट्रेनिंग इज़ वेरी एक्सटेंसिव कि दे आर ट्रेन टू डिलीवर बेबीज इन फ्लाइट। आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि ये कैबिन क्रू हेल्प्स, हार्ट अटैक आ रहा है किसी को, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी है, फर्स्ट एड देना, एयरप्लेन को इवैक्यूएट कराना, रनवे पे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो दे आर ट्रेन टू इवैक्यूएट द एयरप्लेन विद इन 90 सेकेंड्स। सारे एयरप्लेन बाहर निकाल देंगे वो, सॉरी पैसेंजर्स बाहर निकाल देंगे वो, उनकी कमांड्स हैं वो सब फॉलो करके, तो दे आर हाईली ट्रेंड जो कैबिन क्रू है। घर का खाना कितना मिस होता है फ्लाइट में जब आप बहुत लंबी ज़्यादा। फ्लाइट कर रहे हो? मैं तो अवॉइड करता हूँ कि फ्लाइट में ना खाऊं, क्योंकि घर का खाना एक तो मैंने ये बहुत किस miss वजह किया से आप बाहर अवॉइड रहकर। करते हैं? इसी वजह से कि क्योंकि एक तो मैं 8 साल बाहर रहा हूँ घर से, कनाडा रहा था जब, तो मैंने खुद खाना बनाया वहाँ पे, तो मैं घर का खाना तो इतना मिस करता हूँ कि जब भी कोशिश करता हूँ कि अभी भी फ्लाइट्स में भी या वैसे भी कि ना ही खाना पड़े तो मैं घर से टिफिन ले जाता हूँ अपना, कि घर से ले जाके, कि शुरू शुरू में अच्छा लगता है 1-2 फ्लाइट में खा लिया, बट डेली बाहर का खाना खाने से एक तो फिटनेस भी और ये भी, तो देन आई अवॉइड। बट हाँ, फ्लाइट का खाना हमारा पूरा फुल उससे आता है, सिक्योरिटी के उसकी भी अलग सिक्योरिटी होती है हमारी, जहाँ खाना बन रहा होता है दैट इज़ ऑल्सो अंडर कंप्लीट सिक्योरिटी। कोई नॉर्मल बंदा जाके उन रेस्टोरेंट्स में जाके नहीं खरीद सकता है, जा सकता कि पायलट्स को कभी गलत खाना ओके, मिल गया। पायलट्स के खाने तो अलग पूरा- होते हैं और पैसेंजर्स के अलग बनते हैं? हाँ, सो ये पूरा का पूरा खाना अलग सिक्योरिटी से निकल के एयरप्लेन तक सिक्योरिटी में आता है कि भाई गलत खाना ना पहुंच जाए पायलट्स तक। हाँ, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो कोई भी प्लेन को अगर गिराना है तो जाके आप खाने में कुछ मिला दो, तो पायलट्स तक पहुंचा दो।